नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं जो आपसे बात कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं और आपने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के ये प्रश्न पूरे नहीं देखे हैं तो यकीन मानिए परीक्षा में नंबर कटना तय है। क्योंकि बोर्ड हर बार इन्हीं कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं टाइप के सवालों और इन्हीं ट्रिक्स से प्रश्न पूछता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो हो सकता है वही प्रश्न आपकी कॉपी में आ जाए या आपकी परीक्षा में आ जाए और आप उसे हल ना कर पाए जो मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए, दिमाग को एकदम फोकस रखिए, क्योंकि अध्याय 1 में पूरे नंबर लेने का रास्ता इसी वीडियो से होकर जाने वाला है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 अपन देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास संख्याओं 5 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने लिख दिया हल और ये हमारे पास है 5। इस 5 के क्या करेंगे, अपन गुणनखंड कर लेंगे। तब 5 का तो कोई गुणनखंड होता नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूं, 1 गुणित 5। उसके बाद है हमारे पास 15। इस 15 के हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो वो भी आएंगे 1 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, अब अपने को लिखना है यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम वे नंबर होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों के गुणनखंडों में उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ में जिनकी पावर ज्यादा होगी वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखो यहाँ लिखता हूं मैं एलसीएम। देखना बच्चों, यहाँ पर एक दोनों जगह है, ये एक लिख दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 एक ही जगह है, ये 3 लिख दिया अपन ने। और 5 5 ही हमारे पास है, ये लिख दिया। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें 5 में अगर मान लो यहाँ पर घात 2 होती, ठीक है, तो हम ये वाले 5 को यहाँ पे लिखते, तो यहाँ लिख देता हूँ 5 स्क्वायर ज्यादा, मतलब अधिकतम घात वाली संख्याएं जितनी भी आएंगी सबका गुणनफल जो होगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हमें आसानी से समझ में आ गई है। अब एक काम करते हैं, इनका गुणा करके देख लेते हैं। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 5 3 15 और एक ये 15 हो गया। तो हमारा एल उत्तर क्या आ जाएगा, एल सी एम इज इक्वल टू 15। और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी को अपन यहाँ पे लिख देंगे भैया पूछे गए प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है भैया, यहाँ पर संख्याओं 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। अब अपने को यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास संख्या 9 है, सबसे पहले लिख लेंगे अपन हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पे देखते हैं अपन ये 9 और 9 के कर देते हैं अपन गुणनखंड। तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे भैया, 9 के जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे होंगे 3 इंटू 3 और 25। ये 25 के गुणनखंड होंगे हमारे पास क्या, 5 इंटू 5। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, समस्या वाली बात, एचसीएफ क्या होता है, ये जो दोनों के गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों में कॉमन वाली संख्या है। ठीक है, उन दोनों गुणनखंडों में कॉमन वाली संख्या है। तो अब यहाँ पर तो कॉमन वाली संख्या कोई दिख ही नहीं रही। यहाँ पर क्या करते हैं अपन, एक का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी एक का गुणा कर देते हैं। देखो एक का गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो अब यहाँ पर कॉमन क्या हो गया है हमारे पास, एक हो गया है। ठीक है, ये कॉमन वाला नंबर क्या हो गया हमारे पास, एक। ठीक है, तो एचसीएफ क्या लिख सकते हैं अपन, एच सी एफ वो हो जाएगा हमारे पास 1, और यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बच्चों, अपन प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। संख्याओं 135 और 225, ठीक है, का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करते हैं, सबसे पहले तो संख्या ले लेते हैं अपन 135। तो यहां पर है हमारे पास कितना, 135, और 135 के अपन जब गुणनखंड करेंगे तो वो इस प्रकार से आएंगे बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा, है ना।
देखो क्या हो रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में अपन 5 का गुणा करने वाले हैं भैया, तो आएगा 135। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है संख्या 225। तो 225 के भी अपन क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। और इसके गुणनखंड क्या आएंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं मैं, 1 2 3, ये 3 है हमारे पास, तो 3 के घात 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा गुणित 5। अब उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे देखते हैं 225। ठीक है, तो 225 जो है उसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा भैया, यहाँ पर यहाँ आ रहा है हमारे पास, सॉरी गुणनखंड, गुणनखंड क्या आएंगे, 3 गुणित 3 9, पंजे 45, 45 में 5 का फिर गुणा कर देते हैं अपन, 225 आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। ठीक है, आज बात समझ में है ना। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, अपने को लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारे पास गुणनखंड आ रहे हैं उनमें जो कॉमन गुणनखंड है उनको लिख देंगे। तो यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3 के घात 2 या 3 के घात 3, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 3 के घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणित, यहाँ पर से देखो 5 की घात 2 है और यहाँ 5 की घात 1 है, तो यहाँ पर से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो हमारा एच सी एफ क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और यही क्या होने वाला है बच्चों, हमारा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 4, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सीधी सीधी बात है, अपने को यहाँ कुछ नहीं करना है, 140 जो है उस 140 के क्या करना है, अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 140, करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड करिएगा अपना रफ कार्य में, और यहाँ पर लिख देंगे अपन, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। देखो बच्चों क्या आ जाएगा, वो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 2 की घात 2, 2 की घात 2। ठीक है, और गुणित 5 गुणित 7, देख लो 5 तो 35, 35 गुना 70 गुना 140। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। ठीक है, बड़े आसान से प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे आप, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये लिख देता हूं यहाँ पे मैं, 156 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसके भी अपन क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इसको आप हल करके देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो रिवीजन वगैरह चल रहा है हमारा। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन में करवा रहा हूं, तो इतना हम समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे। तो 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 7429, ठीक है, 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा, आंसर ही लिखेंगे अपन सीधे, 7429, इसके गुणनखंड आप करके देख लीजिएंगे, तो आएगा 17 गुणित 19 गुणित 23। ठीक है, ये आएगा, है ना, और यही क्या है, हमारा आंसर है। छठा हो गया है, प्रश्न 7वां देखते हैं। प्रश्न 7वां है 3 8 2 5। ठीक है, डायरेक्ट हल लिखते हैं अपन यहाँ पे, 3 8 2 5। ठीक है, इसके अपने को लिखना है गुणनखंड, वो आएंगे भैया 3 का स्क्वायर गुणित 5 का स्क्वायर गुणित 17। ठीक है, ये आंसर। उसके बाद देखेंगे अपन प्रश्न क्रमांक 7 हो गया है। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद प्रश्न क्रमांक 9 आ गया है डायरेक्ट हमारे पास। 8 कहाँ गया भाई, चलो छोड़ो, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, 8 खा गए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, प्रश्न क्रमांक एक काम करता हूँ, 8 भी करवा ही देता हूँ, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा रुकेंगे।
चलिए, तो यहाँ है प्रश्न क्रमांक 8। संख्याओं 4, 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, मैं जितने प्रश्न करवा रहा हूं उनमें से कोई सा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अब मान लीजिए, सोच लीजिए, अगर मान लो मैं 8वां ही प्रश्न छोड़ देता और वही परीक्षा में आ जाता, ठीक है, तो आप तो बाद में बोलते कि अरे सर, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए मैंने 8वां प्रश्न यहाँ पे लिख ही दिया है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8, अब ये भी आप आसानी से कर ही लेंगे। ये जो 4 है, 4 के गुणनखंड देखेंगे अपन, क्या होता है, 2 गुणित 2 मतलब 2 की घात 2। उसके बाद आ गया हमारे पास 16। अब 16 क्या हो गया, 2 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4। ठीक है, तो ये 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। उसके बाद आ जाएगा 20, तो ये 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, 20 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणित 5, है ना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसको एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं, क्या, 2 की घात 2 गुणित 5। अब अपने को लिखना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जितने भी हमारे पास गुणनखंड है उनमें कॉमन वाला गुणनखंड जिसकी घात कम हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है हमारे पास 2 की घात 2, ये यहाँ 2 की घात 4 है, तो यहाँ पर से 2 की घात 2 कॉमन है, और यहाँ 2 की घात 2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये 2 की घात 2 अपन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 की घात 2, अर्थात क्या हो जाएगा 4, और यही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन एचसीएफ इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यह क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अपन एक काम करते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। 92 और 510 का एचसीएफ अपने को यहाँ पर लिखना है। तो ये हल लिखा अपन ने, सबसे पहले हल तो अपने को लिखना ही लिखना है हर बार। ये 92 लिया, 92 के अपन क्या कर लेते हैं भैया, गुणनखंड कर लेते हैं। 92 के गुणनखंड हमारे पास आएंगे 2 की घात 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, उसके बाद है 510, तो ये लिखा मैंने 510 का गुणनखंड, ठीक है, वो होगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 करके देख लीजिएगा बच्चों आप। अब यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है, केवल एक ही दिख रहा है भैया, ये 2 ही कॉमन दिख रहा है बस यहाँ पर से हमारे पास। तो यही होगा हमारा क्या, HCF। ठीक है, वो क्या होगा 2, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कर दीजिए। ठीक है, और जो छात्र अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। संख्याओं 867 और 255 का एशिया अपने को लिखना है। तो यहाँ लिखता हूं मैं 867, और 867 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 3 × 17 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा आप, और 255 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 × 5 × 17। ठीक है, अपने को लिखना है एचसीएफ। तो एचसीएफ अपने को मालूम है कि जो भी हमारे पास नंबर्स आए हैं उनके कॉमन नंबर्स में से छोटी संख्या वाले जितने भी नंबर है उनका कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पर से है 17 और यहाँ से है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 17, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 51, 17×3 = 51। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ इज इक्वल टू 51। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला, प्रश्न क्रमांक 11। संख्याओं क्या है, 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 4052, और इसके कर देंगे गुणनखंड। इसके गुणनखंड आप करोगे तो आएगा 2 की घात 2 गुणित 1013,
और उसके बाद हमारे पास है 12,576, ठीक है। तो ये 12,576 के करते हैं हम गुणनखंड, आएगा 2 की घात 4। या आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। गुणित में 3 और ये आ जाएगा 131, ठीक है। तो हमारा जो टोटल आएगा भैया, एचसीएफ निकालना है ना अपने को, तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ से 2 की घात 2, 2 की घात 4 में से 2 की घात 2, ठीक है। और बाकी का तो कुछ हमको भैया दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे से मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर से एच सी एफ, ठीक है। तो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, ये 4, करेक्ट है। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न 12 है भैया हमारे पास क्या, 13, 39 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, दोनों काम है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो भैया 13 देख लेते हैं। 13 के गुणनखंड अपन करेंगे तो आएगा 1 × 13, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया 1 × 13। उसके बाद 39, तो ये 39 के भी गुणनखंड अपन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × 3 × 13, ठीक है। तो अब देखो 13 39 हो गए। अब देखो यहाँ पे जो भी कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ में तो क्या कॉमन वाले नंबर आएंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एचसीएफ बराबर, ठीक है, 1 × और ये वाला 13, यहाँ पे भी 13 है, ये 13 हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा एक तो आंसर एचसीएफ वाला। अब एलसीएम की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, देखो एलसीएम, एलसीएम में क्या होते हैं भैया, सारे के सारे गुणनखंड की सारी संख्याएं लिखते हैं और जिनकी मैक्सिमम घात है, ठीक है, उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर तो देखो सभी की घात एक जैसी दिख रही है अपने को, एक ही है, सभी की घातें क्या है, एक है। तो ये एक तो आएगा ही आएगा गुणे में, ठीक है। यहाँ पर से फिर क्या आएगा, ये 3 भी आएगा, ये 3 लिख दिया, गुणे ये वाला 13 लिखेंगे, ये 13। आप बोलोगे सर ये 13 दो बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको लिखो 2 बार ना। अपने को केवल इनमें से वही नंबर लिखना है जिसकी घात ज्यादा है। तो यहाँ पे 13 की घात 1 और यहाँ पे भी 13 की घात 1, दोनों जगह 13 की घात क्या है, एक ही है। तो इसको अपन ने लिख दिया यहाँ पर एक बार। अब क्या है, इनको गुणा करेंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, 13 39, 39, सॉरी 49 क्यों लिख रहा हूं मैं भाई, हाँ 39, ये 39 कर दिया अपन ने। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। अब तो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है सारा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 6 को लिख सकते हैं अपन 2 × 3 और 20 को अपन ने एक बार अभी लिखा था कहीं पे, ठीक है, क्या लिखा था, 2 की घात 2 × 5 है ना, 5 चौक 20, ठीक है। अब एचसीएफ लिखना है अपने को, तो एचसीएफ कॉमन वाले नंबर, तो ये 2, यहाँ पर 2, तो ये 2 2 ही आएगा, बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब एलसीएम की बात, देखो अब एलसीएम अच्छे से समझ लो। एलसीएम में अपने को सारे के सारे नंबर लिखना है अपने को, ठीक है, और उनमें से भी उन नंबरों को लिखेंगे जिनकी घात ज्यादा है। तो देखो एलसीएम में क्या है, ये 2, ये 2 की घात 2, तो यहाँ पर से ये लिखेंगे अपन 2 की घात 2, ये वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 3, ये 3, और उसके बाद लिखेंगे 5, ये 5, सबका गुणा कर देते हैं अपन, तो ये एलसीएम आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 आ जाएगा, 60, ये 60, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है भैया हमारे पास, 6 12 120, ठीक है, बहुत अच्छे। अब 6 के गुणनखंड अपने को मालूम है अच्छे से, क्या होते हैं, 2 × 3 72, ये इसको मैंने 12 पढ़ दिया था क्या, नहीं 72 है, 72, ये 72, ठीक है। तो ये 72 72 की क्या हो जाएंगे भैया, 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ठीक है। और उसके बाद है 120, 120 का हो जाएगा भैया 2 की घात 3 और गुणित 3 और गुणित 5।
अब अपने को लिखना है पहले HCF, तो यहां लिखता हूं मैं HCF, HCF बराबर, ठीक है, कॉमन वाले नंबर, तो ये दो तीनों जगह दिख रहा है, तो ये दो कॉमन आ गया भैया, गुणित उसके बाद ये वाला तीन, तीन है ये, और पांच तो केवल एक ही जगह है, तो सिर्फ इसी इन दोनों संख्या को लिखेंगे, बाकी कहीं दिख रहा है क्या? पांच नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास, नीचे लिख लेता हूं मैं HCF इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भैया क्या? HCF, है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया HCF, और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। बात करेंगे अपन एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या सारे के सारे नंबर आएंगे, बड़ी घात वाले लिखना पड़ेंगे, तो यहाँ पे बड़ी घात दो की घात तीन, दो की घात तीन, तो ये दो की घात तीन लिख लिया अपन ने, गुणित यहाँ पे अभी तीन कॉमन है, तो तीनों में से कौन सा वाला लिखेंगे? जिसकी घात ज्यादा है, तो दो की, ये तीन की घात दो, ये वाला दिख रहा है अपने को ज्यादा, तो ये लिख दिया तीन के घात दो, गुणित पांच, पांच तब कहीं है ही नहीं, तो केवल अपन इसका ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। इन सबका अपने को करना है गुणा, और जब आप इन सबका गुणा करोगे तो आएगा बच्चों 360, ठीक है, और यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न तो समझ में आ ही गया था, प्रश्न का हल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर का, और 15 में क्या है भैया? 12, 15, 21, ठीक है। तो 12 के अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं 12, और 12 के कर देते हैं गुणनखंड, तो यह आ जाएगा दो की घात दो गुणित तीन, है ना, चार त्रिक 12, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास 15, 15 के गुणनखंड अपने को अच्छे से मालूम है, तीन गुणित पांच। उसके बाद आ गया हमारे पास 21, तो 21 के गुणनखंड होते हैं हमारे पास तीन गुणित सात, ठीक है। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। अब अपने को लिखना है HCF, तो HCF लिखने के लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पर HCF। HCF में कॉमन कॉमन वाले नंबर आएंगे भैया सब, तो यहाँ दो कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, केवल तीन कॉमन दिख रहा है, ये यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है, यहाँ तीन है, तो केवल तीन कॉमन दिख रहा है, तो HCF हमारा पास क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा, तो ये लिख दिया अपन ने HCF, यही हमारा एक आंसर हो गया। और दूसरा लिखना है अपने को एलसीएम, तो ये लिख दिया मैंने एलसीएम, और एलसीएम में भैया सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, तो ये दो की घात दो तो आएगा ही आएगा हमारे पास, गुणित यहाँ पर से आ जाएगा तीन, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पांच, और यहाँ से आ जाएगा सात। इन सबका कर देना आपस में गुणा, और जब इन सबका आपस में गुणा करोगे तो आ जाएगा 420, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया भैया क्या? 420, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर देखते हैं। 16 क्या है भाई? 17, 23, 73, ठीक है। करते हैं इनको हल, तो देखो सबसे पहले तो 17, 17, 17 लिखना है, मैं सीधे डायरेक्ट HCF लिख रहा था भाई, नहीं 17 लिखना है, तो ये 17, 17 के गुणनखंड एक गुणित 17, 23, 23 का एक गुणित 23, और 73। अब 73 के गुणनखंड अपने को लिखना पड़ेंगे भाई, ठीक है। 73, 73 के गुणनखंड भी 73 आएगा भाई, तो ये 73, 1 × 73, 1 × 73, तो भैया यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है अपने को एक के अलावा, ठीक है। यहाँ एक के अलावा कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपन HCF तो लिख ही देते हैं, HCF बराबर हो जाएगा 1, और यही हमारा होगा भैया आंसर, ठीक है, ये आंसर। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 17, 23, और ये 73, ठीक है। तो एलसीएम लिखना है अपने को, एलसीएम में सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, एक गुणित 17 गुणित 23 गुणित 73, सबका कर देंगे अपन गुणा, और सबका आप गुणा करके देख लीजिएगा, सबका गुणा आप करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28,400, सॉरी 500, 28,500 आएगा भाई, 28,549, ठीक है। ये गुणा करके देख लीजिएगा, मैंने पहले से कर रखे हैं, ये हो जाएगा आंसर, ओके। तो ये 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पर
अब करते हैं अपन 17वां प्रश्न हल। 17 में दे रखा है HCF दे रखा है 306 और 657 का कितना दे रखा है 9। एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने को सूत्र एक अच्छे से मालूम है, यहाँ पे लिखेंगे अपन। दिया है, क्या दिया है भैया, दिया HCF कितना है 9 और एलसीएम, अपने को ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है, ए दे रखा है अपने को 306 और बी दे रखा है 657। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या एल सी एम इंटू एच सी एफ। ठीक है, या एच सी एफ आगे लिख देंगे और एलसीएम पीछे लिख देंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एच सी एफ या एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो देखो ए कितना है 306, ये लिखा मैंने 306 गुणित बी कितना है हमारे पास 657 और एलसीएम अपने को फाइंड करना है। तो ये एलसीएम ऐसा का ऐसा लिखा रहने देता हूं गुणित एचसीएफ कितना है भैया 9 है, तो ये लिख दिया अपन ने 9, ये 9 जाएगा यहाँ पर नीचे अपॉन में, तो हो जाएगा कितना 306 गुणित 657 और बटे में आएगा हमारे पास 9 और ठीक है, और यहां लिखेंगे अपन एलसीएम। ठीक है, अब यहां पर से अपन इसको काटा पीटी कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको काटे क्या अपन, चलो ये घर पे करके देख लीजिएगा, आप घर पे तो बैठे ही हो गए आप, मतलब करके देख लीजिएगा क्या आएगा। ये सबको पूरा हल करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 22,338, ये है एलसीएम। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जितने भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को अभी, उन्होंने तो इसको सब्सक्राइब कर ही दिया, सॉरी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, है ना। वीडियो को भी लाइक कर लीजिए क्योंकि मैं पूरी की पूरी सीरीज बनाने वाला हूं आईएमपी क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 18 है भैया हमारे पास, क्या है 510 और 92। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये 510 जो है इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड आएंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, और उसके बाद है 92 के जो गुणनखंड है वो आएंगे भैया 2 की घात 2 गुणित 23। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास 92 के। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो और जांच भी करो। ठीक है, तो जांच के लिए तो अपने को मालूम है अच्छे से कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो एचसीएफ निकाल लेते हैं अपन। HCF देखो HCF के लिए अपने को कॉमन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, केवल 2 कॉमन दिख रहा है बस खाली, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ये HCF तो हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो एक तो उत्तर आ गया हमारे पास ये, और उसके बाद दिखना है अपने को एलसीएम, तो ये एलसीएम मैंने लिखा, और एलसीएम लिखने के बाद यहाँ पर ध्यान दो एलसीएम एलसीएम में आएगा ये 2 की घात 2 गुणित ये वाला 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। ठीक है, इन सबका आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इन सबका आप गुणा करोगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 23,460, 23,460। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अपने को क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं अपन जांच। जांच में क्या लिखेंगे अपन, जांच में अपन लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यहां पे लिख लेता हूं मैं, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, वो कितना आएगा भैया दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणित 92, तो ये लिखा मैंने 510 गुणित 92। ठीक है, इसको हल करेंगे अपन, इसको हल करके देख लीजिएगा, आएगा आपके पास 46,920। ठीक है,
46,920। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे भैया, यहाँ पर एच सी एफ और एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ कितना आया हमारे पास, एचसीएफ आया हमारे पास 2 और एलसीएम आया हमारे पास 23,460। तो ये 23,460, इन दोनों का गुणा आप करोगे, यहाँ पे लिख देता हूं नीचे, तो दोनों का गुणा करोगे तो वो भी आएगा 46,920। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अतः जांच में, अतः जांच सही सिद्ध हुई या जांच सत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, जांच सत्य है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए रूट p एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो बच्चों ये इसको याद रखेंगे, यहाँ पर अगर मान लो रूट 2 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 3 आ जाए और सिद्ध करने के लिए बोले कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर मैं जो विधि बताने वाला हूँ ठीक यही की यही विधि उसमें अप्लाई होगी। इसलिए इस वाले प्रश्न को बड़े ध्यान से और पूरा देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तो हल और लिखेंगे यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या दिया है अपने को बच्चों, p एक अभाज्य संख्या है, ये अपने को दे रखा था, ऐसा कैसा लिख दिया अपन ने, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि रूट p एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, विरोधाभास वाली स्थिति जो है उससे अपन इसको हल करेंगे, तो ये अपरिमेय सिद्ध करना है अपने को, तो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि रूट p एक परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, अपने को अच्छे से मालूम है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं उसको p बाय क्यू के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अतः रूट p बराबर a बाय b लिख सकते हैं। ठीक है, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब है कि जब हम a और b के गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो कॉमन गुणनखंड है वो सिर्फ एक होगा। ठीक है, ध्यान देंगे अपन, सहअभाज्य का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका जिनके गुणनखंडों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन हो, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या कॉमन ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो इतनी बात अपने को यहाँ पे समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों संख्याओं का या दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये रूट p जो है ना, तो ये तो हो जाएगा p, है ना, बराबर ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और ये हो जाएगा बटे में b स्क्वायर। करेक्ट है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या ये b स्क्वायर चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू p बराबर a स्क्वायर, या फिर अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू बी स्क्वायर। करेक्ट है, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जो a स्क्वायर है वो p से क्या है, विभाज्य है, और जब a स्क्वायर p से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, p से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर अपन ने लिख भी दिया है यहाँ पर। ठीक है, a स्क्वायर p से विभाज्य है तो a भी p से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ये जो a है, ठीक है, इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, p के लिख सकते हैं। क्यों, a जो है वो p से विभाज्य है, इसका मतलब है कि p जो है वो a को विभक्त कर रहा है, मतलब ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा कांस्टेंट जरूर होगा जिसका अपन इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करके वो किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा, तो अपन a बराबर p के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, माना a बराबर p के। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर हो रहा है a स्क्वायर बराबर पी वी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है a बराबर p के, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जो a स्क्वायर था ये a था, इसकी जगह अपन p के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
यहां बन जाएगा हमारे पास पी के का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में क्या था, बराबर में पी बी स्क्वायर था, तो यहां लिख देते हैं अपन बराबर पी बी स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से ये पी खत्म हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा पी के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या, बी स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो, इसका क्या मतलब है कि ये जो बी स्क्वायर है इसको पी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, पी विभाजित कर रहा है, तो बी जो है वो पी से भी विभाज्य होगा, ठीक है। तो बच्चों चूंकि बी स्क्वायर पी से विभाज्य है अतः बी भी पी से विभाज्य होगा, तो यहां ध्यान दो ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, पी से विभाज्य हो रहे हैं। जैसे यहां आया था हमारे पास क्या, ए पी से विभाज्य है और बी भी पी से विभाज्य है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि ए और बी दोनों को विभाज्य करने वाली एक संख्या पी भी है। हम क्या बोल रहे थे कि ए और बी दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। इसका मतलब क्या था कि ए और बी का सिर्फ एक ही एचसीएफ होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहां पर तो एक और एचसीएफ मिल गया, उसका वो क्या मिल गया, पी मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम मान के चल रहे थे वो गलत था, विरोधाभास था, ठीक है। इसलिए हमने जो माना है उसका क्या होना चाहिए, उल्टा सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं, हम यहां लिखेंगे कि यहां हमारे उस तथ्य के विरुद्ध है जिसमें हम मान रहे थे, क्या मान रहे थे, ए और बी दोनों सभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या मान रहे थे, सभाज्य संख्या मान रहे थे। अब बच्चों जब हमारा जो निष्कर्ष है वो गलत निकल गया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी प्रारंभिक धारणा गलत थी, अतः सही क्या होगा कि रूट पी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमारी प्रारंभिक धारणा गलत थी अतः सही निष्कर्ष क्या है बच्चों, रूट पी जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप यह वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन हमने इसे बड़े ही अच्छे से प्यार से और धीरता से सीख लिया है, समझ लिया है। अब इसी प्रकार से हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 आदि जो भी रूट वाले संख्याएं जिनको अपरिमेय सिद्ध करना है वो आसानी से कर सकेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 है, सिद्ध कीजिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों इसके ठीक पहले वाला जो प्रश्न है मैंने आपको अच्छे से डिटेल में करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा प्रश्न मैंने लिख लिया है, उसको हम सीधे समझ लेते हैं। क्या है, सबसे पहले लिखेंगे अपन सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भैया, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों जब कोई रूट 7 परिमेय संख्या अपन ने मान लेते हैं, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि रूट 7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय अपने को सिद्ध करना है तो अपन उसका उल्टा मान लेते हैं, उल्टा क्या, परिमेय मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या है और जब अपने को मालूम है कि ये परिमेय संख्या है तो अपन इसको ए बाय बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हमारे पास संख्या आ रही है, ये इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे और रूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, ए बटा बी का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 7 गुणित बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, ये इतना हिस्सा। अब यहाँ ध्यान दो, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ये लिख दिया अपन ने और 7 बी स्क्वायर इधर लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि ये ए जो है वो 7 से क्या है, विभाज्य है, लिख दिया मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है। और अपने को अच्छे से मालूम है आधारभूत प्रमेय से, क्या भैया, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से क्या है कि
ए स्क्वायर यदि 7 से विभाज्य है, ठीक है, तो वो ए जो है वो 7 से विभाज्य होगा, ठीक है, मतलब ए भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। इतना होने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए जो है वो 7 के बराबर है। देखो ए 7 से विभाज्य है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर एक कोई ना कोई ऐसी संख्या का एक गुणा जरूर करने को करना पड़ेगा जो कि ठीक है गुणा करने के बाद ए के बराबर हो जाए। तो अपन ने मान लिया वो संख्या क्या है, के है, ठीक है। तो के क्या है, कोई पूर्णांक है जिसका अपन क्या करते हैं, 7 में गुणा करते हैं और ये बराबर हो जाता है किसके, ए के। तो ए बराबर हो गया 7 के, ठीक है। अब इस ए का मान क्या करते हैं अपन बच्चों, ये जो समीकरण थी हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसके अंदर रख देते हैं। तो ये ए की जगह अपन रखेंगे 7 के, तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर, ये हो गया 7 के स्क्वायर, और ये 7 बी स्क्वायर जो है ये ऐसा का ऐसा लिख दिया अपन ने। अब देखो 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 49, तो 7 7 49, के का स्क्वायर करेंगे तो के ही आएगा, बराबर में के स्क्वायर ही आएगा, बराबर में 7 बी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये 7 से इस 49 को अपन काटेंगे तो 7 7 49, 7 बार कट जाएगा, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है, और ये बी स्क्वायर, इसको अपन वापिस से ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर आगे और 7 के स्क्वायर लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बी स्क्वायर है ये 7 से विभाज्य है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो बी होगा वो भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं भैया, 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो यह परिणाम इस धारणा के विरुद्ध है कि ए और बी क्या है, सह संख्या है, ठीक है। अपन तो सह मान रहे थे ना, यहाँ देखो ए और बी अपन ने क्या माना था, यहाँ पर सह अभाज्य, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि ए और बी का सिर्फ एक ही HCF होना चाहिए और वो होना चाहिए क्या, 1, जबकि यहाँ पे तो क्या आ रहा है, साथ में 7 भी आ गया है, मतलब ए इसके क्या हो गए, 2 गामन गुणनखंड हो गए जो कि नहीं होना चाहिए थे, ठीक है। तो मतलब हमारी धारणा क्या थी, हमारी जो धारणा थी वो क्या थी भैया, गलत थी। तो इसका मतलब क्या है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप यह वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 हल करते हैं। सिद्ध कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले कौन काम करते हैं, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों जब अपने को 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अपन उसका विपरीत मान लेते हैं। उसका विपरीत क्या है, परिमेय, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं अपन कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहां ध्यान देंगे अपन विपरीत मान लेंगे। अब बच्चों अपन इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 माइनस √3 जो है उसको अपन a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां a कॉमा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो हमारे पास 5 माइनस √3 बराबर a बाई बी है, यहां से इस a बाई बी को अपन क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं और ये √3 को अपन दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये माइनस का √3 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये a अपॉन बी जो है प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी समीकरण, 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्या a कॉमा बी क्या है, पूर्णांक है, ये a कॉमा बी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और ये हमारे पास 5 क्या है, ये भी पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक में से कोई दूसरा अपने घटाएंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या आएगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारे पास नई संख्या जो भी मिलेगी वो क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मेरे को, 5 माइनस a बाई बी एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपने को अच्छे से मालूम है। तो एक बात बताओ मेरे को, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन क्या, परंतु हम जानते हैं कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 के अनुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। के से देखो देखो ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है अपन ने, और ये अपरिमेय बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया है
कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा संभव है क्या कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो? नहीं है। क्या होता है? तो अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया विरोधाभास। ठीक है, और ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो अवधारणा थी वो गलत थी। हमारी क्या अवधारणा थी? हमारी अवधारणा थी कि -5√3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा थी। तो ये हमारी अवधारणा क्या हो गई बच्चों? गलत हो गई। जब हमारी अवधारणा गलत हो गई तो सही क्या हुआ? जब हमारी अवधारणा गलत हो गई तो सही ये हुआ कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, 22। सिद्ध कीजिए 3√2 अपरिमेय संख्या है। यही काम करेंगे यहाँ पर, सीधा सीधा सिद्ध करना है। 3√2 अपरिमेय संख्या लिखना भूल गया हूं मैं, इसको अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका विपरीत, अपरिमेय का विपरीत परिमेय। तो मान लेते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब 3√2 बराबर a/b लिख सकते हैं, क्योंकि अपन कोई भी परिमेय संख्या हो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर a और b क्या है? सभाज्य संख्याएं हैं, और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर से ध्यान दो बच्चों, √2 बराबर a/3b कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ चला जाएगा नीचे गुणित में, तो क्या हो जाएगा? यहां पर से 3 यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/3b। ठीक है, इसको अपन ने समीकरण 1 मान लिया, जैसे पहले वाले प्रश्न में माना था। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, a, b क्या है? पूर्णांक है, अतः a/3b क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। फिर वही लोचा जो पिछले सवाल में था, क्या कि ये तो हो गई परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या अपने को अच्छे से मालूम है, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताओ अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखते हैं, अतः समीकरण 1 के अनुसार अपरिमेय संख्या बराबर हो गई परिमेय संख्या के, जो कि एक विरोधाभास है, और यह हमारी क्या है? गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अतः सही क्या है? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान से प्रश्न है भैया, ये वाले प्रश्न आ जाए तो मजा ही आ जाए। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों हल अपन। प्रश्न 23, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए कि n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए, ठीक है, जहां पर n क्या है? प्राकृत संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n, ठीक है, 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान दो बच्चों। ठीक है, अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं क्या हैं? 10 है, 20 है, 70 है, 100 है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं 10 का गुणनखंड करूं तो क्या आएगा? 2 गुणित 5। 20 का करूं तो क्या आएगा? 2 गुणित 2। 2 गुणित 5, सॉरी। और 70 का अगर मान लो अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? यहां पर से देखो, 2 गुणित 35 70 हो जाएंगे। 35 को 7 से गुणा करेंगे, ये 5 गुणित 7 है ना, 7×5 = 35 और दूना 70। ठीक है, और ये 100 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित कितना आएगा भैया यहाँ पर? 5 × 20 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पर ये इसको थोड़ा सही करते हैं अपन, ये है ना, और क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 5, है ना, 5×5 = 25, 25 × 100। देखो बच्चों, इन सभी में पता चल रहा है जहां जहां पर 0 में अंत हो रहा है संख्या का, ठीक है, वहां पर 2 से तो भाग जा ही जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है। मतलब ये है कि जो संख्याएं 0 पे समाप्त होती हैं वो 2 और 5 दोनों से विभाज्य होती हैं। मतलब क्या है कि उसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 5 का भी पूरा पूरा भाग जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों इसी को अपन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। मतलब इसमें 2 से भी भाग जा रहा है और 5 से भी भाग जा रहा है। ठीक है, इस नियम को याद रखेंगे अपन। ठीक है,
कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या जो कि शून्य पर समाप्त होती है वो 2 और 5 से विभाज्य होती ही है। ठीक है, अब अपन प्रश्न को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर अपने को सिद्ध करना है या जांच करना है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या जो शून्य पर क्या होती हो, समाप्त होती हो, समाप्त होती है। ठीक है, वह वह क्या, दो और दो और पांच दोनों से क्या होती है, विभाज्य होती है। 2 और 5 दोनों से विभाज्य होती है। ठीक है, अब यहां आओ बच्चों, यहां देखो ये लिखा है 4 टू द पावर n। ठीक है, यहां देखो, अब 4 की घात n बराबर क्या होगा बच्चों, 4 की घात n, 4 की घात n को अपन लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 2 पूरे की घात n, या इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 n। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, गुणनखंड में कहीं पे भी 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, आधी बात समझ में, तो यहां पे लिखते हैं अपन, जब हम 4 की घात n के गुणनखंड प्राप्त करते हैं तो वहां दो तो प्राप्त होता है, पर 5 प्राप्त नहीं होता है। और जबकि हमारी शर्त क्या थी भैया कि 2 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो 4 की घात n जो है 2 से तो विभाज्य है पर 5 से विभाज्य नहीं हो रही है, मतलब इसका 5 इसके विभाज्य में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अतः हम उत्तर लिख देंगे, अतः अतः n का कोई मान, ठीक है, ऐसा नहीं है जो जो शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बस खाली इसमें समझने का काम लिखने का ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये अपने को समझ में भी आ गया है और लिखने की तो क्या है, 4-5 लाइनें हैं बस, खाली छोटा सा प्रश्न है, 3 नंबर का आएगा, तो आप आसानी से कर लोगे तो मेरे को धन्यवाद दोगे। जब धन्यवाद देना है बाद में तो अभी दे दो, और मेरा धन्यवाद कैसा होगा भैया, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को लाइक कर दो मेरे लिए धन्यवाद है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 24, प्रश्न 24 में व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 तथा 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन अभाज्य संख्या देख लेते हैं ना, उल्टा काम पहले करेंगे, भाज्य अपने को देखना है यहाँ पर
तो भाज्य की बजाय अभाज्य चेक करते हैं। देखो बच्चों, अभाज्य संख्या ये 2 जो है, ये 3 जो है, ये 5 जो है, ठीक है, ये 7 जो है, ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्यों अभाज्य संख्याएं, देखो ये जो 2 है ना, इसके अपन 2 गुणनखंड कर सकते हैं, 1 कॉमा 2। ये जो 3 है, इसके 2 गुणनखंड कर सकते हैं, 1 कॉमा 3। ये 5 है, इसके भी 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं भैया, क्या, 1 कॉमा 5। ये 7 है, इसके भी 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 1 कॉमा 7। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये 6 है, ये 8 है, और ये और 4, उसके पहले 4, ये 4 है। ठीक है, अब ये 4 के 3 गुणनखंड हो सकते हैं, 1 कॉमा 2 कॉमा 4। 4 से भी भाग जा सकता है, इसमें 2 से भी भाग जा सकता है, 1 से भी भाग जा सकता है। यहां पर इसमें 1 से भाग जा सकता है, 2 से भाग जा सकता है, 3 से भाग जा सकता है, 6 से भाग जा सकता है, 6 कम 6। यहां पर ध्यान दो, यहां पर भाग जा सकता है भाई, 1 से भी जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 8 से जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी सभी संख्याएं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक या खुद संख्या से भाग जा सकता हो, ठीक है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य। ठीक है, और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग जा सकता हो, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं अपन कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, एक तो एक होगा और एक क्या होगा, स्वयं संख्या। ठीक है, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंडन हो या 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हो, ज्ञात किए जा सकते हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? ये तो भाज्य और अभाज्य संख्या अपने को समझ में आ चुकी है। अब अपन इसको प्रश्न को हल करते हैं। अगर अपने को भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं अच्छे से याद है, समझ में आती हैं, मालूम होता है, तो अपन प्रश्न को हल भी कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं यहाँ पे समझा दी। आप बोलोगे सर सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि मैंने समझाया है। जब समझाते हैं तो भैया सवाल तो बड़ा हो ही जाता है। अब अपन नंबर 1 वाला यहाँ पर हल कर लेते हैं। नंबर 1 कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं क्या, देखो 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। इसको अपन इस प्रकार से लिख पाएंगे, देखो ये 13 है, ये 13 और ये 13, ये दोनों यहां पर है हमारे पास, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये 13 मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा बच्चों? देखो अंदर बचेगा ये 7 गुणित 11, ये लिखा 7 गुणित 11 और प्लस यहाँ पे से 13 कॉमन लिया अपन ने, तो ये आ जाएगा 1। तो ये 1। ठीक है, इसको फिर हल करते हैं, तो ये आ जाएगा 13, हाँ बोलो, गुणित, अब ये हो जाएगा 7 का 11 77, ये हो गया 77 प्लस 1, तो ये हो गया 78। तो ये हो गया 13 गुणित, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 78। अब देखो इसको अपन यहां पर अगर मान लो कोई संख्या इसमें एक का मैं अगर गुणा कर दूं, तो क्या होगा भाई, संख्या के मान में बदलाव होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो ये 13 हो जाएगा गुणित 78, ये है ही। अब ये चाहो तो इस 78 को भी अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भागों में तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, ये 78 है, इसके गुणनखंड कर लो, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से जा सकता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, ये आ गया 13, 13 एकम 13। तो ये जो 78 है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित ये 13 तो है, ये 78 को लिख दिया अपन ने क्या, 2 गुणित 3 गुणित 13। अब देखो इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 इसके अपन गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 संख्याएं ऐसी हैं जो इसके गुणनखंड में आ रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 2 से तो ज्यादा ही है, जब 2 से ज्यादा है तो क्या होगी, ये एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं, चूंकि यह संख्या, ठीक है, दो से दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः अतः
यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अपन इसका दूसरा पार्ट भी कर लेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या है भैया, यहाँ पर ये वाला है हमारे पास दूसरा पार्ट, है ना। तो ये दूसरा भाग जो है उसको हल करते हैं। दूसरा भाग क्या है भैया, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। ठीक है। अब यहां पर फिर ध्यान दो बच्चों, ये वाला 5 और ये वाला 5 अपन निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 5 बाहर, अंदर हो जाएगा कितना, 7 गुणित 6 गुणित ये वाला 4 3 2 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस ये वाला 5 कॉमन निकाला तो यहां बचेगा 1, ये 1। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो ये 5। ठीक है। अब बच्चों यहां पर इनका गुणा करेंगे अपन आपस में। ठीक है। सबका आपस में यहां पर से यहां तक गुणा करोगे तो ये आएगा 108, सॉरी 1008, और ये आएगा हमारे पास +1, तो ये हो गया +1। ठीक है। ये हो गया 5 गुणित ये हो गया 1009। ठीक है। अच्छा, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 गुणित 5 गुणित 1009। देखो, तीन संख्याएं हो गई जिनसे अपन इसको भाग दे सकते हैं, तो यहां पे भी लिखेंगे चूंकि चूंकि यह संख्या क्या है भैया, चूंकि यह संख्या 2 से क्या हो गया भाई इसको, हो गड़बड़ गड़बड़, ये तो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया है। ठीक है। हाँ, ठीक है। यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से क्या है, विभाज्य है। ठीक है। अतः अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेके तो प्रश्न क्रमांक 24 तक सभी प्रश्न जो हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर इस अध्याय के हल करवा दिए हैं। अब आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो इन्हीं में से आएंगे। ठीक है। और अगर मान लो इनमें से नहीं भी आए तो इन्हीं के जैसे आएंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है और अंत में देख रहे हैं तो इसको शुरू से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। कारण उसका यह है कि इससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है। तो चलिए, यहां तक आपने वीडियो देखा तो इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा दोस्तों। चलिए, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। अगला अध्याय भी मैं इसी प्रकार से 24-25 प्रश्न है उसके भी महत्वपूर्ण निकालूंगा मैं। ठीक है। तो उस वीडियो का भी आप इंतजार कीजिए।